तो शुरुआती जांच में जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें और क्या बातें हैं, किस तरह से आतंक का कनेक्शन पाकिस्तान से बन रहा है, इस पर और ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर। पहलगाम हमले के 10 दिन के अंदर ही एनआईए ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट तैयार कर ली है और ये रिपोर्ट बहुत जल्दी ही एनआईए के डीजी सदानंद दाते गृह मंत्रालय को सौंपने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में पहलगाम हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया गया है। सूत्रों के मुताबिक हमले की साजिश पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर में रची गई। इस हमले में पाकिस्तान के 2 आतंकी हासिम मूसा और अली भाई उर्फ तला भाई शामिल हैं, जिस पर 20-20 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। सूत्रों से ये भी जानकारी मिली है कि हमले के पहले और हमले के बाद जो आतंकवादी हैं वो पाकिस्तानी हैंडलर से लगातार दिशा निर्देश भी ले रहे थे। तो सीधे तौर पर जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा है, उनका इस हमले में हाथ बताया जा रहा है और एनआईए को इसके सबूत भी मिले हैं। एनआईए ने अब तक इस मामले की जांच में कई आई विटनेस से पूछताछ की है। जो स्पॉट है वेस्टर्न घाटी, वहां की 3D मैपिंग की है। वहां जो 40 से ज़्यादा कारतूस मिले हैं उनको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, जिससे किस तरह के हथियार मिले उनके बारे में जानकारी मिल पाए। वहीं जो फोटोग्राफर हैं, घोड़े वाले हैं, खच्चर वाले हैं, दुकानदार हैं, होटल वाले हैं, जिपलाइन वर्कर्स हैं, उनसे भी लगातार पूछताछ चल रही है। इस मामले में कई ओवरग्राउंड वर्कर्स को भी गिरफ्तार किया गया है। 2800 लोगों से पूछताछ हो चुकी है और 150 से ज़्यादा लोग अभी हिरासत में हैं। वेस्टर्न घाटी का 22 अप्रैल का मोबाइल का डंप डेटा भी लिया गया है, जिससे पता चल सके कि उस दिन वहां पर कितने मोबाइल एक्टिव थे। इसके अलावा कश्मीर में बैन हो चुके संगठन हुर्रियत और जमाते इस्लामी के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई है और जानकारी ये मिली है कि वहां पर जो ये संगठन है ये कुछ ओवरग्राउंड वर्कर से जुड़े थे, जिनका पहलगाम हमले में हाथ है। वहीं जो एक आतंकी फारूक अहमद है, उसके घर को भी ध्वस्त कर दिया गया है और सूत्रों के मुताबिक वो भी इस हमले में शामिल है और उसने ओवरग्राउंड वर्कर्स का एक नेटवर्क जो है वो तैयार किया था। तो एनआईए लगातार अलग अलग तरीकों से इस जांच को आगे बढ़ा रही है और जांच की दिशा जो है वो बहुत तेजी से उसको एक नई दिशा दी जा रही है। और एनआईए के डीजी जो यहाँ पर आए थे, उन्होंने अब तक की जांच का ब्यौरा लिया है और आगे जांच की दिशा क्या होगी ये भी एनआईए के अधिकारियों को बताया है। श्रीनगर से कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और पहलगाम हमले के बाद कश्मीर का माहौल खराब हो गया है। लगातार सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन और एक्शन जारी है। आतंकियों पर लगाम लगाने की कोशिशें की जा रही हैं। बारामूला में हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने वहां के कुछ लोगों से हालात पे बात की है। इस वक्त मैं हूं बारामूला में और यहाँ पर करीब 60 साल पुरानी फेमस चाय की दुकान है। इसका नाम है अब्दुल माजिद मीर। तो ये चाय की दुकान है, काफ़ी फेमस है और मैं भी यहाँ पर चाय पी रहा हूँ। तो यहाँ पर हम थोड़ा लोकल लोगों से बात करते हैं। उरी बहुत पास में है, जहाँ 2016 में अटैक हुआ था और 18 सैनिक मारे गए थे। उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। एक बार फिर से पहलगाम हमले के बाद थोड़ा माहौल बदला हुआ है। तो यहाँ जो लोकल लोग हैं उनसे बात भी करते हैं और पूछते हैं किस तरह का माहौल है। चाय पे चर्चा करते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ चाय पी रहे हैं, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि किस तरह का माहौल है। कहाँ के रहने वाले? जी सर, हम बारामूला के रहने। जी सर। जिस तरह से पहलगाम में अटैक हुआ है उसके बाद किस तरह का जो माहौल है वो बदला है कश्मीर में, क्या कुछ हो रहा है? सर पहले तो ये मैं यही बताऊंगा सर, कश्मीर पूरा डिस्टर्ब इस टाइम चल रहा है। यहाँ का टूरिज्म जो है बिल्कुल ख़राब है सर, बिल्कुल ठप बैठा है सर। आप देखिए सर, मतलब इको पार्क हमारी लोकल पार्क है सर, वहाँ पे एक मक्खी भी नहीं है सर। टूरिज्म को बहुत नुकसान हुआ है सर इस वजह से, पहलगाम से सर। पिछले कुछ सालों में माहौल अच्छा हुआ था? बिल्कुल सर, शांत चल रहा था, अच्छा अच्छे से चल रहा था। कश्मीर एक पीसफुल स्टेट बनी थी सर। अब जी रिसेंटली जो पहलगाम में अटैक हुआ सर, इस बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस सर। इसके लिए किसको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं आप? हम किसको मानेंगे सर रिस्पॉन्सिबल? हम किसी को नहीं ठहरा सकते सर। कोई तो होगा इसके पीछे जो अटैक कर रहा है, टेररिस्ट हैं, अटैक किया है। वो अल्लाह जाने बेहतर किसने किया है सर, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। जी आप बताइए सर कि पहले क्या माहौल था और अभी क्या माहौल आप देख पा रहे हैं?
देखिए, माहौल तो कश्मीरियों ने तो पिछले 30 साल से तो माहौल जैसा था वो तो सबको आया है। हिंदुस्तान में वाहिद एक स्टेट है जो कश्मीर है। यहाँ के हालात कैसे थे वो हर एक को इसमें कोई नई राय नहीं है। रही बात आज की करंट सिचुएशन की, नो डाउट कि बीजेपी गवर्नमेंट जब से आई यहाँ पर तो हालात सुधर गए। एक चीज़ है, कहीं पे मिलिटेंट से अटैक्स वगैरह नहीं हो रहे थे। थोड़ा सा लग रहा था कि अब यहाँ पर हालात ठीक हो गए, लेकिन बट अनफॉर्चुनेट जो परसों पहलगाम का इंसिडेंट हुआ वो बिल्कुल हर एक के दिल उसमें मजरूह हो गए, क्योंकि वो तो बिल्कुल इंसानियत का कत्ल हो गया। जो हमारे भाई यहाँ पे शहीद हो गए, जिनकी डेथ हुई, पता नहीं किसने किया वो। तो हिंदुस्तान तो एक लार्जेस्ट कंट्री है जिसके पास सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस हैं, तो वो दे नोज बेटर देन अस। उनके पास सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनको पता है किसने किया, क्या किया, किसका हाथ है उसमें। हम उधर नहीं जा सकते, एक लेमैन होने के नाते हम नहीं बता सकते किसका हाथ है। उरी यहाँ से बहुत पास में है। 2016 में उरी में अटैक हुआ था, हमारे 18 सैनिक मारे गए थे तब। उस वक्त जो है पाकिस्तान का नाम आया था, पाकिस्तान में एक सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई थी। अब फिर से पाकिस्तान का नाम आया। हम किसी पे ब्लेम नहीं चढ़ाएंगे, ये तो वही जाने, दो कंट्री की फौज है, हिंदुस्तान का फौज है, उनके पास अपने इनपुट्स हैं, पाकिस्तान के पास भी अपने तरीके से है, उनके पास भी। अब गॉड नोज बेटर कि उनमें वो खुद देख सकते हैं कि उसमें किसका हाथ है। आप बताइए सर कि यहाँ से उरी सेक्टर बहुत पास में है, एलओसी भी बहुत पास में है। पहलगाम हमले के बाद कोई प्रिकॉशंस आप लोग रख रहे हैं या कोई डर मन में है जिस तरह से अटैक हुआ है? सर तो डर तो है, हम तो डरते हैं, क्योंकि जब ये हुआ पहलगाम में फिर तो कश्मीर तो डर गए हैं कि घर से बाहर निकले, काम करने में मज़ा ही नहीं आ रहा है। टूरिस्ट भी यहाँ पे मतलब वो भी ख़त्म हो गया, परेशानी हुई। इससे पहले ठीक ठाक चल रहा था, जब से ये अटैक हुआ तब से परेशानी हुई है। बिल्कुल सर, हम मतलब डरते हैं आजकल, बहुत डरते हैं। तो टूरिस्ट बहुत कम आ रहे हैं। हाँ, और क्या सर, बहुत कम आ रहे थे। इससे पहले अच्छी तरह आते थे यहाँ पे टूरिस्ट, मतलब आजकल देखे कम है, बहुत कम है। तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगती है और बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर चाय पीने आते हैं। और जैसा लोग यहाँ बता रहे हैं, थोड़ा डर का माहौल है यहाँ पे। और पहलगाम हमले के पहले जो है वो माहौल कुछ और था, अब माहौल कुछ और हो गया है। सज़ा की मांग भी कर रहे हैं जो लोग इसमें शामिल हैं, और इनका कहना यह है कि इनको ये जानकारी नहीं है कि कौन लोग इन्वॉल्व हैं। जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। ये बारामूला वो इलाका है, इसके ठीक बहुत पास में ही जो है आगे उरी है और उसके बाद फिर एलओसी है। तो ये थोड़ा सेंसिटिव है और अभी कुछ प्रिकॉशंस भी यहाँ के लोग बरत रहे हैं। बारामूला से कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। पहलगाम की जांच एनआईए ने शुरू कर दी है। जानकार मानते हैं कि इससे बहुत सारी चीजें सामने आ सकती हैं। पूर्व डिप्टी एनएसए अरविंद गुप्ता ने इस बारे में बात की है हमारी सहयोगी जया कौशिक से। तो बात करते हैं पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद एनआईए जांच में सूत्रों के हवाले से जो खबर और सबूत मिले हैं उसमें पाकिस्तान का हाथ साफ तौर पर देखा जा सकता है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अब तक कई सख्त कदम उठाए हैं। आतंकवाद के खिलाफ और पाकिस्तान को और अलग थलग करने की अब तक की भारत की स्ट्रैटेजी पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अरविंद गुप्ता, जो कि विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं और डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। साथ ही साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आर.के. साहनी साहब, जो कि डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर अरविंद, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एनआईए की अभी तक की जांच में पाकिस्तान के खिलाफ पर्याप्त सबूत दिखाई दे रहे हैं। भारत ने जो भी कदम अब तक उठाए हैं, जो भारत की रणनीति रही है, उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? एनआईए ने एक बड़ा अच्छा काम किया है और मुझे लगता है कि अभी और कई चीज़ें इसमें सामने आएंगी और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अभी हमें कोई सबूत है नहीं और एक न्यूट्रल इंक्वायरी वगैरह होना चाहिए। तो ये जो सबूत अब सामने आ रहे हैं और जो शुरुआती जांच में एक उभर के आ रहा है कि एलईटी इसके पीछे था और इसके पाक हैंडलर्स ने उनको पूरा पीछे से इनको मास्टरमाइंड किया है, तो ये एक बहुत बड़ी एक महत्वपूर्ण एक कड़ी है। और अब हमारा जो इंटरनेशनल कम्युनिटी से जो हमारी बातचीत चल रही है, विदेश मंत्रालय जो है लगातार इंटरनेशनल कम्युनिटी से एक बातचीत कर रहे हैं, तो उसमें ये एक भारत का एक जो केस बनाने में बहुत मदद मिलेगी। और आइए अब सीधे चलते हैं अमरावती में मौजूद हैं इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी।
आंध्र के विजन को ऊर्जा देगी। अमरावती केवलम ओक नगरम कादो, अमरावती ओक शक्ति आंध्र प्रदेश नो आधुनिक प्रदेश का मार्चे शक्ति, आंध्र प्रदेश नो अधुनातन प्रदेश గా మార్చే శక్తి। మిత్రులారా, ఇంద్రుడి తాలూకా రాజధాని పేరు అమరావతి అని మన అందరికీ కూడా తెలుసు. ఇప్పుడు అమరావతి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి రాజధానిగా నిలిచింది. ఇది కేవలం యాదృచ్ఛికం కాదు, ఇది స్వర్ణ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర నిర్మాణానికి శుభ సూచకం అనేది తెలియజేస్తున్నాను. స్వర్ణాంధ్ర వికసిత భారతదేశ సంకల్పానికి బలమిస్తుంది. అలానే అమరావతి మన స్వర్ణాంధ్ర విజన్ కు శక్తినిస్తుంది. అమరావతి అంటే కేవలం ఒక నగరం కాదు, అమరావతి ఒక శక్తి. ఆంధ్రప్రదేశ్ కు ఆధునిక ఆంధ్రప్రదేశ్ గా అధునాతన ఆంధ్రప్రదేశ్ గా మార్చే శక్తి అని తెలియజేస్తున్నాను. साथियों, अमरावती एक ऐसा शहर होगा जहां आंध्र प्रदेश के हर नौजवान के सपने साकार होंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन एनर्जी, क्लीन इंडस्ट्री, शिक्षा और स्वास्थ्य, आने वाले कुछ सालों में इन सारे सेक्टर में अमरावती एक लीडिंग सिटी बनकर खड़ा होगा। इन सारे सेक्टर्स के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी होगा, केंद्र सरकार उसे रिकॉर्ड स्पीड से पूरा करने में राज्य सरकार की पूरी मदद कर रही है। మిత్రులారా, అమరావతి అనేది ప్రతి ఆంధ్ర యువకుడి కలలు నిజమయ్యే నగరంగా తయారవబోతుంది. ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, గ్రీన్ ఎనర్జీ, క్లీన్ ఇండస్ట్రీస్, విద్య, ఆరోగ్య రంగాల్లో రానున్న రోజుల్లో అమరావతి దేశంలోనే ప్రధాన నగరంగా నిలవబోతుంది. ఈ రంగాల కోసం అవసరమైన మౌలిక వసతులు నిర్మించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం రికార్డు స్పీడ్తో పనులు పూర్తి చేయడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంపూర్ణ సహకారం అందించబోతుందని తెలియజేస్తున్నాను. अभी हमारे चंद्रबाबू जी टेक्नोलॉजी को लेकर के मेरी भारी तारीफ कर रहे थे, लेकिन मैं आज एक रहस्य बता देता हूं। जब मैं गुजरात में नया मुख्यमंत्री बना तो मैं बाबू हैदराबाद में बैठ कर के किस किस प्रकार के इनिशिएटिव ले रहे हैं उसका बड़ा बारीकी से अध्ययन करता था और मैं उसमें से बहुत कुछ सीखता था और उसे आज मुझे लागू करने का अवसर मिला है। मैं लागू कर रहा हूं। ఇప్పుడు చంద్రబాబు గారు మీరందరి ముందు నాకు టెక్నాలజీ నాతో మొదలైందన్నట్టుగా ప్రశంసిస్తున్నారు. కానీ నేను మీ అందరికీ కూడా ఒక రహస్యం చెప్తాను. నేను సరికొత్తగా ముఖ్యమంత్రి అయినటువంటి రోజుల్లో గుజరాత్లో ఉన్నప్పుడు అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో హైదరాబాద్లో ఐటీని ఏ రకంగా డెవలప్ చేస్తున్నారో నేను క్లోజ్గా అబ్జర్వ్ చేసి అధికారులను కూడా పెట్టి అబ్జర్వ్ చేయించి ఆ రోజు నేను చాలా దగ్గరగా తెలుసుకున్నటువంటి విషయాలు మళ్ళీ తిరిగి ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్కి వచ్చి మళ్ళీ మీ అందరి ముందు ఈరోజు నేను చేయగలుగుతున్నానన్నది తెలియజేస్తున్నాను. और मैं अपने अनुभव से कहता हूं, फ्यूचर टेक्नोलॉजी हो, बहुत बड़े स्केल पर काम करना हो और जल्दी से इसे जमीन पर उतारना हो तो वो काम चंद्रबाबू उत्तम से उत्तम तरीके से कर सकते हैं. అలాగే నా అనుభవంతో చెప్తున్నాను, పెద్ద స్కేల్లో ప్రాజెక్టులు చేయాలన్నా తొందరగా అవి పూర్తి చేయాలన్నా మంచి క్వాలిటీతో అవన్నీ కూడా పూర్తి చేయాలన్నా దేశంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారి కంటే దాంట్లో మిన్న మరెవ్వరూ కూడా లేరు అనేది ఈ సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాను. साथियों, 2015 में मुझे प्रजा राजधानी का शिलान्यास करने का अवसर मिला था. बीते सालों में
केंद्र सरकार ने हर प्रकार से अमरावती के लिए मदद दी है। यहां बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए सभी कदम उठाए गए हैं। अब चंद्रबाबू गारू के नेतृत्व में राज्य सरकार बनने के बाद सारे ग्रह जो लगे थे अब हट गए हैं। यहां विकास कार्यों में तेजी आ गई है। हाई कोर्ट, विधानसभा, सेक्रेटेरिएट, राजभवन, ऐसी कई जरूरी बिल्डिंग बनाने के कामों को भी प्राथमिकता दी जा रही है। మిత్రులారా 2015లో ప్రజల రాజధానిగా అమరావతికి केरल से यूपी तक आज नए भारत की धमक देखने को मिल रही है। केरल में प्रधानमंत्री ने विडिनम बंदरगाह का उद्घाटन किया। ये भारत में गहरे पानी का सबसे बड़ा बंदरगाह है और यूपी के शाहजहांपुर में भारतीय वायुसेना ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और एक्सप्रेसवे पर विमानों के करतब दिखाए। इसके अलावा आज ही खबर आई कि देश में इस अप्रैल में 2.37 लाख करोड़ का रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ है। इन सबके बीच शेयर बाजार की मजबूती भी दिख रही है। सेंसेक्स फिर 80,000 अंकों के पार है और ख़ास बात यह है कि अब घरेलू निवेशकों के पास विदेशी निवेशकों से कहीं ज़्यादा स्टॉक हैं। ये भी खास बात है कि केरल से यूपी तक इस नए भारत की धमक में अडानी समूह की बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में विडिनम बंदरगाह का उद्घाटन किया है। देश का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। विडिनम भारत में गहरे पानी का सबसे बड़ा बंदरगाह है और इसे 8,867 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया गया। इस बंदरगाह को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत भारत के सबसे बड़े बंदरगाह डेवलपर और अडानी समूह का हिस्सा APSEZ द्वारा विकसित किया गया है। केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में मौजूद इस बंदरगाह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और शिपिंग में भारत की भूमिका बदलने की उम्मीद है। यह अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्ग से सिर्फ 10 समुद्री मील की दूरी पर है और इसमें प्राकृतिक रूप से गहरा पानी है जो इसे बड़े मालवाहक जहाज़ों के लिए आदर्श बनाता है। मैं अभी पोर्ट की विजिट करके आया हूं और गुजरात के लोगों को जब पता चलेगा कि इतना बढ़िया पोर्ट ये अदानी ने यहां केरल में बनाया है। ये गुजरात में 30 साल से पोर्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वहां उन्होंने ऐसा पोर्ट नहीं बनाया। तब उनको गुजरात के लोगों से गुस्सा सहन करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा, आप तो इंडी अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है। यहां शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। इस मौके पर मौजूद अडानी समूह के करण अडानी ने कहा कि देश को बेहतर बनाना है तो सबको लगकर काम करना होगा। Whatever we are building today, it's not enough. Even today, what we are building is not enough. There is much. I mean, when we built this, everybody were questioning whether this will be filled up or not. Today, we are clocking almost 100,000 moves every month. You will hit 1 million. We are already full. No, we are already full. We are already full. Our run rate is already at 1.2. I don't think so. It's a concern. Country needs more. As I said, country needs more infrastructure, more points. It has to hedge its bets as much as possible. Less concentration is always better. I always believe that. So I think it will all of this will enable the growth of the country, help in reducing the trade cost, and that is what we have to aim for. और इस पर और ज़्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी उमा सुधीर। हम केरला के तिरुवनंतपुरम में हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे विडिनम इंटरनेशनल पोर्ट का इनॉग्रेशन करने के लिए। विडिनम इंटरनेशनल पोर्ट की खासियत यह है कि इससे अब लग रहा है कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मैरीटाइम ट्रेड है उसमें एक बहुत अग्र स्थान बनेगा।
इसलिए कि जो विलिंगम का जो सी पोर्ट बना हुआ है उस में वैसे तो पीपीपी है, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है केरला की सरकार और अदानी पोर्ट्स एंड एसईजेड के बीच ये समझौता हुआ था 2014-15 में, और उसके बाद पिछले 10 साल में इसको बनाया गया है और एक बहुत आधुनिक तरीके से स्टेट ऑफ द आर्ट कैपेबिलिटीज के साथ इसको बनाया गया है। वैसे विलिंगम जो पोर्ट है उसके एडवांटेजेस स्ट्रैटेजिकली काफ़ी सारे हैं। इसमें कहा यह जा रहा है क्योंकि जो इंटरनेशनल जो शिपिंग जो रूट है उसके सिर्फ 10 नॉटिकल माइल की दूरी पर ये विलिंगम पोर्ट बना हुआ है और इसलिए बहुत आसानी होगी अगर इस रूट से कोई भी वेसल अगर पास करती है तो यहाँ पर वो डॉक कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे एक नेचुरल डीप वाटर्स हैं और 20 मीटर तक की उसकी जो डेप्थ है उसकी वजह से बहुत सारे बड़े बड़े जो वेसल्स हैं, मेडिटेरेनियन सी कॉर्पोरेशन के एमएससी तुर्की जिसको कहा जाता है, वो एक बहुत बड़ा शिप है, दुनिया का सबसे बड़ा शिप है। उस शिप को भी वहां पर अप्रैल के महीने में डॉक किया गया था और तब भी केंद्रीय मंत्री सोनोवाल यहाँ पे आए हुए थे क्योंकि एक बहुत ऐतिहासिक दिन उस दिन को भी बताया गया था। आज के दिन प्रधानमंत्री ने ये कहा कि विलिंगम पोर्ट के बनने की वजह से भारत के लिए बहुत फायदा होगा, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के तौर पर भी और रेवेन्यू लॉस को कम करने के लिए भी, क्योंकि अब तक अगर आप देखें तो 72% तक जो कंटेनर ट्रांसशिपमेंट है वो किसी और फॉरेन पोर्ट्स में जैसे कोलंबो है, सिंगापुर है, दुबई है, वहां पर वो जाया करती थी, जिसकी वजह से देश को 200 से 220 मिलियन डॉलर का नुकसान होता था हर साल और इसकी वजह से अब ये रेवेन्यू वापस भारत में आने की आशा है। इसके अलावा जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर यानी कि आयात निर्यात करने वालों को भी एक एक कंटेनर पर 80 से लेकर $100 तक देने पड़ते थे और उसका भी फायदा अब होगा, यानी कि एक तरह से एक लॉजिस्टिकल हब बनाया गया है विलिंगम एयरपोर्ट को, सी पोर्ट को, और इसका जो पार्टनरशिप है उसकी वजह से भी इसका जो ग्रोथ स्टोरी है वो इस तरह से आधुनिक तरह से बन पाया, ऐसा विलिंगम इंटरनेशनल सी पोर्ट के जो एमडी हैं उनका भी यही कहना था, क्योंकि अदानी ग्रुप ने इस पोर्ट में 2,500 करोड़ रुपया खर्चा है अब तक जो 8,900 करोड़ रुपए खर्चे थे उसमें से केरला की सरकार ने 5,000 करोड़ रुपया खर्चा था और बाकी अदानी ग्रुप ने लगाया था। और जो एक सेकेंड या थर्ड और फोर्थ फेज इस प्रोजेक्ट का है उसमें 20,000 करोड़ रुपए तक खर्चे जाएंगे और अदानी ग्रुप के जो एमडी हैं अदानी पोर्ट्स कंपनी के करण अदानी, उन्होंने यही कहा है कि 20,000 करोड़ रुपया इसमें लगाया जाएगा और उससे 2,500 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हर साल होगा और ये प्रोजेक्ट 2028 से पहले खत्म किया जाएगा, यानी कि उसको कंप्लीट किया जाएगा और उससे इंडिया का जो विकसित भारत की ओर जो दौड़ है वो और तेज हो सकती है। तिरुवनंतपुरम से कैमरा पर्सन एसपी बाबू के साथ उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो केरल से लेकर यूपी तक नए भारत की धमक का दूसरा सिरा शाहजहांपुर से जुड़ता है। आज यहां पर गंगा एक्सप्रेसवे पर एयर शो चला। रफाल, मिराज और जैगुआर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे थे। इस एक्सप्रेसवे पे 3.5 किलोमीटर की हवाई पट्टी बनाई गई है और ये खास है कि इस 464 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे का निर्माण भी अडानी ग्रुप ही कर रहा है। अडानी समूह बदायूं से हरदोई तक 151.7 किलोमीटर, हरदोई से उन्नाव तक 155.7 किलोमीटर और उन्नाव से प्रयागराज तक 157 किलोमीटर के 3 समूहों का निर्माण कर रहा है, जिसे 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। इसका 80% काम पूरा हो चुका है। और इस एयर शो पे जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रणवीर सिंह। उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है और गंगा एक्सप्रेसवे पे एक पहली बार जो फ्लाइट की लैंडिंग है वो आपको दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये गंगा एक्सप्रेसवे है और यहाँ पर जो सामने आपको विमान दिखाई दे रहा है ये AN-32 है, जो कि एक ट्रांसपोर्ट विमान है और ये ट्रांसपोर्ट विमान की
टचडाउन यहाँ पर कराया गया है जो गंगा एक्सप्रेसवे है, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये टचडाउन करके सक्सेसफुली लगभग 200 फीट की ऊंचाई पर गंगा एक्सप्रेसवे से निकल गया है। तो गंगा एक्सप्रेसवे जो कि मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाला वो 6 लेन का एक्सप्रेसवे है, जिस पर शाहजहांपुर जिले में एक रनवे बनाया गया है 3.5 किलोमीटर का, और इस 3.5 किलोमीटर के रनवे पे इमरजेंसी कंडीशन में फ्लाइट्स की लैंडिंग हो सके, इसके ट्रायल की शुरुआत हुई है। और ये जो ट्रायल है इसमें कई सारे लड़ाकू विमान, इनके अलावा ट्रांसपोर्ट व्हीकल और साथ साथ हेलीकॉप्टर, हर तरह के विमानों की यहाँ पर टचडाउन करा के ट्रायल लैंडिंग कराई जा रही है। तो यहाँ पर आपने जो विमान देखा ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल है AN-32, और इसके बाद यहाँ पर रफाल से लेके जो अलग अलग लड़ाकू विमान हैं उनकी टचडाउन कराया जाएगा। यहाँ पर फिलहाल लैंडिंग नहीं हो रही है, टचडाउन हो रही है। टचडाउन इसको कहते हैं जो कि रनवे से लगभग 1 से 5 मीटर की ऊंचाई से जब विमान आते हैं और यहाँ उड़ान भर लेते हैं, यानी कि ज़मीन को टच किए बिना ज़मीन के नज़दीक आकर के उड़ते हैं, तो उसको टचडाउन कहा जाता है। और यहाँ आज गंगा एक्सप्रेसवे पर टचडाउन करा करके ट्रायल चल रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे जो कि 594 किलोमीटर लंबा एक एक्सप्रेसवे है, और 594 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे में शाहजहांपुर का जो चंक है और 3.5 किलोमीटर का ये जो रनवे है, ये रनवे किसी भी तरह के विमान को उतरने की एक सहूलियत देता है। तो फाइटर प्लेन हो, ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो, ट्रांसपोर्ट फ्लाइट्स हो या फिर हेलीकॉप्टर, हर तरह के विमानों की यहाँ पर टचडाउन हो सकता है, लैंडिंग हो सकती है। ये जो एक्सप्रेसवे है, ये एक्सप्रेसवे मान के चलिए कि नवंबर 2025 तक पूरा हो जाएगा। लगभग 80% का जो काम है वो काम पूरा करा चुकी है, और जो बाकी बचा हुआ 20% काम है वो 20% काम भी इस साल नवंबर में पूरा होने की पूरी संभावना है। तो आपने ये जो सड़क आपको दिखाई दे रही है, मेरे कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी आपको दिखाएंगे, ये जो सामने एक्सप्रेसवे है, ये एक्सप्रेसवे का वो 3.5 किलोमीटर का रनवे वाला हिस्सा है जहां पर फ्लाइट्स के लैंडिंग की सहूलियत दी गई है। उत्तर प्रदेश में जो कि एक्सप्रेसवे का प्रदेश अब कहलाता है, यहाँ पर पहले से जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है वहाँ भी एक इस तरह का रनवे बना हुआ है। वहाँ उन्नाव में, बांगरमऊ में, वहीं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो लखनऊ से गाजीपुर तक चलता है, वहाँ सुल्तानपुर में एक रनवे है, और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे भी इटावा के पास में रनवे है। तो यहाँ पर ये चौथा ऐसा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे होगा जहाँ पर विमानों की लैंडिंग कराई जा सकती है। और ये उद्घाटन से पहले, इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले जो विमानों की लैंडिंग है वो लैंडिंग कराई जा रही है। तो यहाँ लैंडिंग टचडाउन कराया जा रहा है, और टचडाउन करा करके चेक किया जा रहा है कि विमानों को किस तरह की सहूलियत होगी। तो आने वाले दिनों में जब इस रोड का काम पूरा हो चुका होगा, जब ये एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो चुका होगा, तब ये जो एक्सप्रेसवे है यहाँ पर एक प्रॉपर लैंडिंग का भी सेशन हो सकता है, कराया जाएगा एयरफोर्स की तरफ से। लेकिन फ़िलहाल आपने ये जो तस्वीरें देखी, ये तस्वीरें उस ट्रांसपोर्ट व्हीकल की है जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल आपके सामने निकला है। तो अब अगली विमान जो दिखाई देगा वो विमान आपको एक दूसरा विमान है, आपको जो तस्वीरों में दिखाते हैं। आप देखिए टचडाउन करने के बाद किस तरह से AN-32 जो कि एक ट्रांसपोर्ट विमान है, उसने यहाँ से टेक ऑफ भी किया है। यानी कि पहले यहाँ पर एक टचडाउन करके रिहर्सल किया गया और उसके बाद फिर से यहाँ टेक ऑफ किया गया। तो यहाँ जो एक्सप्रेसवे की ये हवाई पट्टी बनाई गई है, इस हवाई पट्टी पे चाहे इस तरह का बड़ा ट्रांसपोर्ट विमान हो या फिर रफाल जैसे जो लड़ाकू विमान हैं, इन विमानों को लेकर के यहाँ पे रिहर्सल चल रहा है। और इसी रिहर्सल की कड़ी में एक ट्रांसपोर्ट विमान जो आमतौर पे कैरियर विमान जिसको कहते हैं, ये बड़े बड़े जो सामान हैं जिसके में गाड़ियाँ भी जा सकती हैं, बहुत सारी ऐसे ज़रूरत की चीज़ें जो रसद वगैरह है वो यहाँ से ट्रांसपोर्ट इस विमानों से किया जाता है, उसकी भी यहाँ पर टेस्टिंग हुई है। और अब बारी है लड़ाकू विमानों की जो कि अब यहाँ पर आएंगे, टचडाउन करेंगे, और उन लड़ाकू विमानों में आप देखते जाइए, ये रफाल से लेकर तमाम जो लड़ाकू विमान हैं वो इस गंगा एक्सप्रेसवे पर टचडाउन करेंगे, और टचडाउन करके जो रिहर्सल है इस रिहर्सल का हिस्सा बनेंगे। AN-32 जो कि एक ट्रांसपोर्ट कैरियर है, उसके बाद जो अगला विमान लैंड करने वाला है वो भी ट्रांसपोर्ट कैरियर। तस्वीरें देखिए C-130J, ये एक बड़ा सुपर हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट कैरियर है जो कि इस्तेमाल आता है भारी ट्रांसपोर्ट में, जिसमें जो सुरक्षा बल हैं उनकी तैनाती, साथ ही आपदा राहत और रेस्क्यू
का निभाता है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो कि सामान लेकर के एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, और दूसरा C-130J सुपर हरकुलिस। तो दो कैरियर फ्लाइट्स के बाद अब यहाँ पर जो तीसरी फ्लाइट है वो है जगुआर, जिसका यहाँ टच डाउन करके टेस्टिंग किया गया है। तो गंगा एक्सप्रेसवे जो कि अपने आप में देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा, 594 किलोमीटर का, वहाँ पर जिस तरह से ये जो रनवे बनाया गया है, इस रनवे पर जगुआर ने अभी टच डाउन किया है, और इसके बाद अब कुछ और फाइटर जेट्स यहाँ से टच डाउन करके निकलेंगे, और साथ ही हेलीकॉप्टर से भी यहाँ ट्रायल होगा। तो एक के बाद एक कई सारी ऐसी फ्लाइट्स हैं जिनका टच डाउन करके टेस्टिंग हो रही है, और ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश अब एक ऐसा स्टेट बन चुका है जिसमें चाहे आप आगरा से लखनऊ आएँ तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे भी आपको एक रनवे मिलेगा। आप लखनऊ से गाज़ीपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जाएं, वहाँ भी मिलेगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे चलें, वहाँ भी आपको एक रनडाउन मिलेगा। और जब गंगा एक्सप्रेसवे का काम इस साल के अंत तक पूरा हो जाएगा, और जब ये सड़क शुरू हो जाएगी, तो आप जब यहाँ गाड़ियाँ लेके गुजरेंगे तो आप इस 3.5 किलोमीटर लंबे रनवे से भी गुजरेंगे। और ये रनवे यहाँ पर आपात परिस्थितियों के लिए बनाया गया है, लेकिन सबसे ख़ास बात कि ये पहला रनवे है जो कि नाइट लैंडिंग की सहूलियत देता है। नाइट लैंडिंग यानी कि अंधेरा होने के बाद भी इस रनवे पे जो लैंडिंग है वो हो सकती है। तो एक और जहाज़ आप सामने देख सकते हैं तस्वीरों में, लगातार टच डाउन करके जो जहाज़ हैं वो फाइटर जेट्स हैं। इन फाइटर जेट्स को यहाँ से मूवमेंट कराया जा रहा है, इनको उड़ाया जा रहा है। तो एक के बाद एक ये एक तरह से शक्ति प्रदर्शन, और इस शक्ति प्रदर्शन में फाइटर जेट्स यहाँ पर टच डाउन करके निकलती हुई गंगा एक्सप्रेसवे से दिखाई दे रही हैं। तो भारतीय वायुसेना की शक्ति, उत्तर प्रदेश का सामर्थ्य और अडानी सुपर ग्रुप का जो निर्माण है, वो तीनों इस एक्सप्रेसवे में एक साथ दिखाई दे रहा है। ये 594 किलोमीटर का वो एक्सप्रेसवे है जिसका निर्माण नवंबर 2022 में शुरू हुआ था, और इसका काम इस साल नवंबर में यानी 2025 में, तो 3 साल की अवधि में 600 किलोमीटर के लगभग का ये जो एक्सप्रेसवे है ये बना करके तैयार कर दिया जाएगा। और आम जनता इस एक्सप्रेसवे के बनने से न सिर्फ सड़कों का लाभ ले सकेगी, बल्कि इस एक्सप्रेसवे के किनारे उद्योग का हब भी बनाया जाएगा, औद्योगिक नगरी भी बसाने की तैयारी है। तो एक तरफ ट्रांसपोर्टेशन, तो दूसरी तरफ रोजगार की जो सुविधा है, वो दोनों सुविधा इस एक्सप्रेसवे से मुहैया कराने के लिए राज्य की सरकार काम कर रही है। शाहजहांपुर से अपने सहयोगी रोहित पांडे, वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, NDTV इंडिया। और जाति जनगणना पर आरजेडी नेता मनोज झा क्या कहते हैं, सुनिए मनोरंजन भारती के साथ उनकी ये बातचीत। आज हम बात करेंगे आरजेडी के राज्यसभा सांसद, आरजेडी के नेता प्रोफेसर मनोज झा से, जो कि बिहार का ही दौरा कर रहे हैं और वहीं से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है NDTV इंडिया से वक्त निकालने के लिए। गुरुजी, सबसे पहले ये बता दीजिए कि अब आगे का रास्ता आप क्या देखते हैं? देखिए, मनोरंजन जी, कल ही कई मीडिया के संस्थानों ने मुझसे टेलीफोनिक इंटरव्यू लिए, आज अंग्रेजी दैनिकों में और हिंदी में छपा भी है। देखिए, सरकार की सहमति, रिलक्टेंट सहमति, एक ऐसी सरकार जिसके सरोकारों में ये शामिल नहीं था, उनके चाल चरित्र और चेहरे का ये कभी हिस्सा नहीं था, वो उनको बहुजन दबाव के आगे झुकना पड़ा। थैंक यू वेरी मच, ये मेरा मानना है। सरकार को मैं कहूं थैंक यू। लेकिन महत्वपूर्ण है कि ये एक पहला मील का पत्थर है। सहमति के बाद इन आंकड़ों का जुटान कैसे होगा, कैसे कलेक्ट करेंगे, क्या एंथ्रोपोलॉजिकल सोशियोलॉजिकल इनपुट आप उसमें लगा रहे हैं, कैसे कैटेगराइजेशन करेंगे जातियों के मध्य, और इन आंकड़ों की उपलब्धता के बाद नीतियों में क्या तब्दीली होगी, क्योंकि ये आंकड़े ड्राइंग रूम में सजाने के लिए तो आएंगे नहीं। इसके आधार पर सरकार की नीयत में आमूलचूल परिवर्तन करना होगा, चाहे प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण का मसला हो, या क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन को आबादी के अनुरूप बढ़ाने का हो, या आय की असमानता जिसके लिए संवैधानिक प्रस्तावनाएं हैं, उन प्रस्तावनाओं के आधार पर आय की असमानता के लिए कौन कौन सी नीतियां और कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि ये सरकार की सहमति एक पहला स्टेज है, यात्रा यहाँ से शुरू हो रही। जी सर, आपका एक वीडियो देखा 2022 का, उस वक्त आप कह रहे थे कि नहीं ये लागू होगा,
प्रधानमंत्री करेंगे, समय आप वो डिसाइड करते हैं तो कब करें, आपको कैसे अंदाजा था इस बात का 2022 में? देखिए मनोरंजन जी, मैं भविष्य वक्ता नहीं हूं। मैं जानता हूं कि कोई भी विचार और वैचारिकी जब प्रबल हो जाती है ना, तो बड़ी से बड़ी हुकूमत को झुकना पड़ता है। ये धारा 78-79 से लोगों ने मांगना शुरू किया था, 80 से मंडल कमीशन के बाद, कि हमें समकालीन आंकड़े चाहिए। इसको एम्पलीफाई किया बाद में लालू जी ने, शरद यादव जी ने, मुलायम सिंह जी ने, और हाल के वर्षों में एक पहली शर्त के रूप में नीतीश जी के साथ शामिल हुए तेजस्वी जी ने कहा कि ये हमें करवाना है। तो मैं उस आधार पर मैं क्या मान रहा था कि जब मैं पार्लियामेंट में इन मुद्दों को उठाता था तो बीजेपी के ही कुछ साथी अगर उपहास उड़ाते थे तो कई और साथी कहते थे कि नहीं, ये तो होना ही चाहिए। तो जब कोई वैचारिकी इतनी प्रबल हो जाए ना, तो बस टाइमिंग, और मैं जानता हूं कि अब तमाम लोग, प्रधानमंत्री जी खुद इसको जातिवाद से मिला चुके थे कि जातिवाद बढ़ेगा। कई शूरमा किस्म के मुख्यमंत्री हैं, वो बटेंगे कटेंगे, जहर फैलेगा। आज वो क्या करेंगे, महत्वपूर्ण। इसलिए मैंने 22 में इंदौर में एक लिटरेरी फेस्टिवल में और एक हंस पत्रिका के सम्मेलन में दिल्ली में मैंने 23 में दिसंबर के महीने में कहा था, संभवतः 23 नहीं, जुलाई 24 को, कि यही सरकार करेगी। क्योंकि अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ एन आइडिया अराइव्स यू कैन नॉट सेट इट असाइड। चलिए, तो अब बात करते हैं, आप भी सोशल वर्क के प्रोफेसर हैं, सोशियोलॉजी वगैरह के जानकार हैं। क्या ये जो बात कही जा रही है कि अब जो ये आइडिया नॉर्थ इंडिया में, अब आप किस चीज़ का विरोध करेंगे? मतलब कोई जब अपोज नहीं करेगा, अभी तक तो एक रेसिस्टेंस था, अब किस चीज़ का विरोध करेंगे? किस चीज का? मैं सवाल दोहराया। यदि नॉर्थ इंडिया में यदि जाति को लेकर के एक रेसिस्टेंस था कि भाई अगड़ी पिछड़ी की बात हो रही थी, हमको हक देने की बात हो रही थी, यदि उस दिशा में यदि कोई कदम उठाए तो अब क्या आपको लगता है वो डिवाइड बढ़ेगा या कम होगा? नहीं, ये वो डिवाइड नहीं बढ़ेगा। देखिए, मैं एक छोटा उदाहरण देता हूं। जब ब्लैक सिविल राइट्स मूवमेंट अमेरिका में शुरू हुआ तो लोगों ने कहा संतुलन बिगड़ जाएगा, क्योंकि संतुलन का अर्थ स्टेटस को लोग समझते थे। स्टेटस को कभी संतुलन नहीं होता है। बेहतर संतुलन वो होता है जब समाज अपने इनइक्वालिटी के ढांचे को, सीढ़ीनुमा संरचना को दुरुस्त करता है, तो थोड़ा बहुत उसमें चर्निंग होती है, लेकिन अंततः समाज बेहतर होता है, खूबसूरत होता है। और ये मेरा मानना है, वही चरण अभी आएगा और हम बेहतर होकर के निकलेंगे। कहीं किसी के साथ ये जो कोई सोचते हैं ना ज्यादती हो जाएगी, वैसा नहीं है। जब कभी सोशल पॉलिटिकल चर्निंग होती है तो वो समाज को एक उत्कृष्ट स्तर पर ले जाती है। भागीदारी और हिस्सेदारी बराबरी की होती है। एक इसका फ्लिप साइड पर बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि अब लोग अपने अपने कास्ट को पकड़ के बैठेंगे तो एक नई वर्ण व्यवस्था को, जो वर्ण व्यवस्था है, उसको एक नई संजीवनी मिलेगी? नहीं मनोरंजन जी, पहली बात तो ये मैं कहूं कि क्या जाति पकड़ के लोग अभी बैठे नहीं हैं? मैंने विश्वविद्यालयों, मैं खुद एक विश्वविद्यालय से हूं, मैं देख रहा हूं कि कैसे बीते कुछ वर्षों में खास तौर पर ये नॉन फाउंड सुटेबल आ गया है। आपको अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी में आप इस शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। जाति इतनी प्रबल है इस देश में मनोरंजन जी, सदन में बोला है, सड़क पे बोला है कि सीवर में उतर करके जान गंवाने वाले, गंदगी साफ करके जान गंवाने वाले, ये किस जाति के लोग हैं? 97% एक जाति विशेष से आते हैं। क्या ये जातिवाद नहीं है? इसलिए जो लोग कहते हैं ना, हिंदू बटोगे तो कटोगे, अरे यार बटे हुए हैं, इनको जोड़ने का जरिया है। सबलीकरण करो, असमानता खत्म करो, तब जाकर के बात होगी।